आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हमने पिक करा है वो है वाट मीटर। तो वाट मीटर का दो तरीके के क्वेश्चन वाट मीटर में आते हैं, जितने भी मैंने एमसीक्यूज लगवाए हैं बच्चों को, और जो हमारी मेजरमेंट की सीरीज चल रही है यूथ पब्लिकेशन की, तो उसमें से जो भी मैंने वाट मीटर क्वेश्चंस लगवाए हैं उनको मैंने दो कैटेगरी में बांटा है। तो एक कैटेगरी का आज हम लोग कवर कर देंगे, और दूसरा जो मतलब एक आता है कि कनेक्शन के ऊपर या एरर के ऊपर आता है, और दूसरे वाट मीटर के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके टू वाट मीटर मेथड के ऊपर। ठीक है, तो इसको मैंने दो पार्ट में बनाया है। आज हम लोग बात करेंगे कनेक्शंस और बेसिक जो वाट मीटर क्वेश्चन आता है, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो वाट मीटर टू में हम लोग डिस्कस करेंगे टू वाट मीटर मेथड जो आते हैं ना, थ्री फेज पावर को मीजर करने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि वाट मीटर का काम क्या होता है। तो मेनली ये इस्तेमाल करा जाता है रियल पावर को मीजर करने के लिए, एक्टिव पावर या ट्रू पावर। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे जिसके अंदर ये पूछा गया था कि कौन सी पावर मीजर करते हैं। तो वाट मीटर से मेनली अगर पूछ लिया जाए कि किसको मीजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो आंसर होगा रियल पावर, एक्टिव या ट्रू। एक ही मतलब होता है तीनों का। ठीक है, ध्यान रखना। तो इससे मेनली हम लोग रियल पावर को मीजर करते हैं। ठीक है, कनेक्शन डायग्राम तुम्हारे सामने बहुत ही सिंपल सा होता है। यहाँ पे दो कॉइल इस्तेमाल करते हैं। एक होती है पीसी यानी कि प्रेशर कॉइल, ये रही, जो कि क्या करती है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज को डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो वोल्ट को डिटरमाइन करेगी। दूसरी है सीसी यानी कि करंट कॉइल, और ये क्या करती है, लोड से कितना करंट पास हो रहा है। तो लोड से कितना करंट पास हो रहा है और लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है, ये दो चीज़ें अगर हमने मीजर कर ली तो हम आराम से यहाँ पे रियल पावर या एक्टिव पावर का कंजम्पशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि वाट मीटर जो है वो एक कॉम्बिनेशन है वोल्ट मीटर और एम मीटर का। ठीक है, तो सीसी जो है ये एक्ट कर रही है एम मीटर की तरह, और पीसी जो है इट विल एक्ट एज अ वोल्ट मीटर। तो जैसे वोल्ट मीटर होता है ना, किसी भी रेजिस्टेंस का अगर हमें निकालना है तो हम उसके अक्रॉस लगा देते हैं वोल्ट मीटर, और सीरीज में लगा देते हैं एम मीटर। तो वही काम हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर, वाट मीटर के अंदर इसी काम को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये जितनी भी पॉइंट बता रहा हूँ इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने करवाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। मेजरमेंट की सीरीज चल रही है मेजरमेंट में, वहां पे मैंने इस चीज़ को कवर करा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन आया था कि वाट मीटर जो होता है वो किस टाइप का होता है। तो बेसिकली वाट मीटर आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप और एक होता है इंडक्शन टाइप। इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप की खास बात ये होती है कि अगर इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वाट मीटर है तो उससे हम लोग एसी भी मेजर कर लेंगे और डीसी भी। लेकिन अगर इंडक्शन टाइप वाट मीटर है तो उससे केवल एसी मेजर कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है। तो क्योंकि जनरली जो वाट मीटर हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो हमारा ये मकसद होता है कि हम एसी और डीसी दोनों को मेजर कर सकें। तो इसीलिए इलेक्ट्रोडायनमो टाइप वाट मीटर जो होते हैं यही मैक्सिमम यूज होते हैं मेजॉरिटी में, इसीलिए मैंने इस पर स्टार मार्क कर रखा है। तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार आया हुआ है कि वाट मीटर जो जनरली प्रेफर करे जाते हैं वो कौन से टाइप के होते हैं। तो आंसर होगा इलेक्ट्रोडायनमोमीटर टाइप ही प्रेफर करते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इससे हम लोग एसी और डीसी दोनों। तो एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ है। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि वाट मीटर में एरर कितने होते हैं। तो लगभग 7-8 टाइप के एरर होते हैं, सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एरर जो होता है वो होता है प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस के कारण। ठीक है, तो प्रेशर कॉइल अभी हमने पीछे देखी थी। तो होता क्या है कि जैसे हम लोगों ने ये लोड लगा हुआ है और यहाँ पे गई है प्रेशर कॉइल जो इसके अक्रॉस गई होती है। तो ये जो प्रेशर कॉइल होती है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, मेनली होता है इसका इंडक्टेंस। ठीक है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कॉइल है तो एक इंडक्टिव इफेक्ट ये क्रिएट कर रही होगी। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि जो टर्न्स होते हैं तो इन टर्न्स के बीच में आपस में, यानी कि अगर एक टर्न ये जा रहा है एंड देन दूसरा टर्न ये जा रहा है तो आपस में इंटर टर्न कैपेसिटेंस बनता है, स्मॉल छोटा सा कैपेसिटेंस बनता है। तो इंटर टर्न कैपेसिटेंस की वजह से एक फॉल्ट, एक एरर आता है पिक्चर के अंदर, इंटर टर्न कैपेसिटेंस ऑफ प्रेशर कॉइल, और दूसरा आता है प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस की वजह से। ठीक है, समझ में आ रही है। तो जो प्रेशर कॉइल, यानी कि क्या बात सीखने वाली हुई कि जो प्रेशर कॉइल हम इस्तेमाल करेंगे वाट मीटर में, ये वाट मीटर में जो प्रेशर कॉइल है इसका इंडक्टेंस भी समस्या है और इसका इंटरटर्न कैपेसिटेंस, ध्यान रखना, क्योंकि बात आती है कि कॉइल के अंदर कैपेसिटेंस कहाँ से आ गया। तो इंटरटर्न कैपेसिटेंस जैसे ट्रांसफार्मर में भी होता है कि जो टर्न्स होते हैं उनके आपस में, दो टर्नों के बीच में, क्योंकि भाई एक टर्न है, ये कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ठीक है, ये भी कंडक्टर है, और बीच में ये किससे, इंसुलेटर से सेपरेटेड है। तो इट विल एक्ट एज अ सर्टेन टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो इंटरटर्न कैपेसिटेंस जो होता है ये पिक्चर के अंदर आ जाता है। तो प्रेशर कॉइल के अगर इंडक्टेंस की बात करेंगे तो इसके जो प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस है इसकी वजह से क्या होता है, वाट मीटर ज़्यादा रीड कर जाएगा अगर लैगिंग लोड होगा और कम रीड करेगा अगर लीडिंग लोड होगा। समझ में आ रही बात ये। तो बहुत ध्यान से समझना, अगर इंडक्टेंस की वजह से एरर आ रहा है प्रेशर कॉइल के, तो वाट मीटर अगर रीड करना चाहिए उसे 40 वाट, तो लैगिंग लोड हमने जो लगाया हुआ था, मान के चलते हमने लैगिंग लोड लगाया होगा 40 वाट का,
तो ये हटा दो। वाट मीटर रीड क्या करेगा, अगर लैगिंग लोड 40 वाट का है तो वाट मीटर रीड करेगा 44 वाट, समझ में आ रही है, हाई रीड करेगा देन जो एक्चुअल लैगिंग लोड हमने लगाया है। और वहीं पे अगर हमने 40 वाट का लीडिंग लोड लगाया हुआ है तो ये क्या करेगा, ये 36 वाट ही रीड करेगा, समझ में आ रही बात ये। तो अगर कभी ऐसा हो कि 40 वाट का तुमने लैगिंग लोड लगाया है और वाट मीटर 40 से ज़्यादा मीज़र कर रहा है, या लीडिंग लोड लगाया उससे कम मीज़र कर रहा है, इसका मतलब प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरा होता है इंटरटर्न कैपेसिटेंस, इसके अंदर उल्टा हो जाता है। अगर इसके अंदर हम लोग 40 वाट का लैगिंग लोड लगाएंगे तो इस इंटरटर्न कैपेसिटेंस के कारण क्या होगा, ये जो होगा ये रीड करेगा लो वैल्यू यानी कि 39 वाट रीड करेगा, और जो लीडिंग लोड होगा उसमें ये हाई रीड करेगा, 41 वाट की रीडिंग शो करेगा, समझ में आ रही बात ये। तो देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, पर ये वाला जो इफेक्ट होता है ये काफ़ी डोमिनेटिंग होता है कंपेयर टू द कैपेसिटेंस। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमें ज़्यादा एरर क्रिएट करता है ये, ठीक है। तो ये दो एरर के बारे में समझ गए होगे। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रेशर कॉयल इंडक्टेंस के कारण एरर आया है और लैगिंग लोड लगा हुआ है, तो इनमें से कौन सी रीडिंग पॉसिबल है। तो 40 वाट का अगर ये होगा तो रीडिंग तुम्हें दे रखी होगी 36, 38, 42 एंड 40, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 42, समझ में आ रही बात है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो कई तरीके से तुमसे घुमा के पूछा जा सकता है। थर्ड वन इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन प्रेशर कॉयल एंड करंट कॉयल। भाई हमने देखा था ये करंट कॉयल जा रही है और यहीं पे प्रेशर कॉयल थी, तो इसका जो फ्लक्स है वो इससे लिंक करेगा और करंट कॉयल का फ्लक्स इससे लिंक करेगा, तो आपस में यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। तो इनके जो म्यूचुअल इंडक्शन होता है इसकी वजह से भी एरर पिक्चर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये तीसरे टाइप का एरर हो गया। चौथा होता है कनेक्शन एरर। कनेक्शन एरर क्या होता है, इसको जरा डिटेल में समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे जो कनेक्शन एरर पे आए हुए थे, ध्यान से समझना इसको। एक्चुअली क्या है कि हमें करना क्या है, हमें करंट कॉइल लगानी है जो कि लोड के अंदर, जो कि लोड में जो करंट फ्लो कर रहा है आईएल, इसको मीजर कर सके, और एक प्रेशर कॉइल लगानी है जो कि लोड जो हमने लगा रखा है उसके अक्रॉस के वोल्टेज को मीजर कर सके। दैट इज द सिंपल थिंग, यही चीज़ तो करनी है हमें। पर अगर हमें ये प्रेशर कॉइल और ये करंट कॉइल एक साथ लगानी है, क्योंकि वाट मीटर एक साथ हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वाट मीटर में ये दोनों कॉइल एक साथ लगानी है, तो कोई आगे लगेगी और कोई पीछे लगेगी। तो दो तरीके पॉसिबल हैं इन दोनों कॉइलों को एक साथ लगाने के। एक तरीका है जिसमें करंट कॉइल पहले लग जाएगी उसके बाद प्रेशर कॉइल लगेगी। दूसरा तरीका क्या है कि पहले प्रेशर कॉइल लग जाएगी उसके बाद करंट कॉइल लगेगी, समझ में आ रही बात ये। तो एक ए वाले मेथड की अगर बात करते हैं, फर्स्ट मेथड की, ए मेथड की, उसमें करंट कॉइल लगेगी देन प्रेशर कॉइल, और बी वाले मेथड की बात करते हैं तो प्रेशर कॉइल लगेगी देन करंट कॉइल, समझ में आ रहा है। डेट इज द मेन डिफरेंस। क्लियर हो गया, यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो अब जरा देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या असर आता है। तो पहला वाला कॉम्बिनेशन, ए वाले कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेशर कॉयल है ये एग्जैक्टली पैरेलल लगी हुई है लोड के, तो ये प्रेशर कॉयल जो होगी पीसी, ये बिल्कुल एक्यूरेटली काम करेगी। जो भी वोल्टेज यहाँ पे लोड के अक्रॉस होगा वो पूरा का पूरा इस प्रेशर कॉयल में मीजर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। लेकिन करंट कॉयल को अगर ध्यान से देखोगे तो करंट कॉयल जिसको मीजर करना चाहिए था आई लोड, ठीक है, आई लोड, लेकिन क्या होगा, ये करंट कॉयल मीजर करेगी आई एल प्लस आई पी सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो भाई। ये जो प्रेशर कॉयल तुमने लगाई है तो एक करंट जो यहाँ पे करंट, एक तो लोड करंट होगा और एक ये जो प्रेशर कॉयल है ये भी कुछ करंट खा रही होगी क्योंकि प्रैक्टिकल है। आइडियली क्या होना चाहिए था, आइडियली प्रेशर कॉयल का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फानाइट होना चाहिए था, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी, कोई करंट कंज्यूम नहीं करती। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल कुछ रेजिस्टेंस होगा तो जिसकी वजह से कुछ करंट को खाएगी। तो ऐसे में मान के चलते हैं लोड करंट ये है और ये है आईपीसी। ना अब क्या होगा, यहाँ से जो करंट मांगा जा रहा है आई, वो टोटल कितना मांगा जा रहा है, वो मांगा जा रहा है आई लोड प्लस आईपीसी। तो यही करंट तो ये सीसी मीजर कर रही है, तो यहाँ पे जो करंट कॉइल करंट मीजर करेगी वो लोड कितना करंट मांग रहा है प्लस प्रेशर कॉइल कितना करंट खा रही है। अब देखो, अब सिंपल सा समझना, यहाँ पे जब हम लोग मीजर करेंगे तो आईसीसी को मीजर करना चाहिए था केवल आईएल, लेकिन क्योंकि इसके अंदर आईपीसी भी आ गया तो दिस आईपीसी प्रोड्यूस एरर, यहीं से पिक्चर के अंदर एरर आ जाता है। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया। तो एरर क्यों आया, क्योंकि ये जो प्रेशर कॉइल जो तुमने आगे लगा दी वो भी करंट कंज्यूम कर रही थी, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे दूसरा कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, बी वाला। अब इसमें देख लो, इसमें हमने क्या करा, हमने कहा चलो ठीक है काम करते हैं, सीसी को आगे लगा देते हैं। अब सीसी जो है बिल्कुल सीरीज में लगी लोड के साथ, तो लोड अगर कंज्यूम कर रहा है आईएल तो यही आईएल इस सीसी से पास हो रहा होगा, तो आईसीसी यानी कि जो करंट कॉइल करंट मीजर करेगी इज इक्वल टू द आईएल। तो ये कहानी हो गई सॉल्व। तो यहाँ पे जो एरर आता वो एरर दूर हो गया।
बट अब जो प्रेशर कॉइल है, प्रेशर कॉइल ये जो वोल्टेज मेजर करेगी वो कौन सा करेगी, एक तो VL यानी कि लोड के अक्रॉस, प्लस ये जो करंट कॉइल है ये भी तो कुछ यहाँ से करंट जब पास होगा तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि करंट कॉइल का अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस RCC, तो आइडियली रेजिस्टेंस होना चाहिए था 0, पर प्रैक्टिकली क्या होगा, इसकी वैल्यू कम होती है। जैसे मान के चलते हैं अगर 2 ओम भी हो गई, 1 ओम भी हो गई, तो कुछ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना, तो वो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो भी प्रेशर कॉइल मेजर करेगी। तो प्रेशर कॉइल में जो वोल्टेज आएगा वो लोड का वोल्टेज जो उसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस आ रहा है, प्लस करंट कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, दैट इज द मेन डिसएडवांटेज। समझ में आ रही बात ये। तो जब ये करंट यहाँ से पास होगा तो ना केवल लोड का वोल्टेज ड्रॉप बल्कि सीसी का वोल्टेज ड्रॉप भी पिक्चर में आ जाएगा, और यही एरर का कारण है। क्यों? क्योंकि VPC अगर हम आइडियली बात करें तो VL के बराबर आना चाहिए था। समझ में आ रही बात ये। तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, मतलब एक तरफ अगर हम लोग इसको आगे लगा देते हैं तो ये IPC एरर क्रिएट कर रहा है, इसको आगे लगा देते हैं तो VCC एरर क्रिएट कर रही है। तो फिर करें क्या? तो बेसिकली क्या है ना, हमें इनके बीच में ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा अरेंजमेंट कहाँ यूज करना है। तो अगर हम बड़े ध्यान से देखें, अब ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है, इसमें एरर क्यों आ रहा है, इसकी वजह से एरर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर IL की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा हो जाए IPC से, मतलब IL की वैल्यू है 400 एम्पेयर और IPC की वैल्यू है 1 एम्पेयर, अगर ऐसा हो जाए, यानी कि अगर IL की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये जो छोटा सा IPC है, इट डजेंट मेक एनी बिग इशू या बिग एरर क्रिएट नहीं करेगा। तो आउटपुट कितना आया, 401, होना कितना चाहिए था, 400। तो ये कुछ खास बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। तो इसीलिए ये वाला कॉम्बिनेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब लोड करंट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अगर कोई बहुत हाई एम्परेज का लोड ले रहे हो, बहुत हाई एम्पेयर का लोड है, तो ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, ए वाला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो एक बात समझो, आइडियली प्रेशर कॉइल जो है इसका रेजिस्टेंस इन्फानाइट होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा, वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई। तो नॉर्मली ही ये करंट जो होगा, यानी कि वेरी हाई रेजिस्टेंस का मतलब वेरी स्मॉल करंट कंज्यूम करेगा, सीधी सी बात है। रेजिस्टेंस हाई है तो करंट कंज्यूम कम करेगा, तो वेरी स्मॉल करंट। तो अगर हम लोग बहुत ही लार्ज करंट फ्लो करा रहे हैं, लोड बहुत लार्ज करंट ले रहा है, तो उसका एक हिस्सा इसको भी दे दे रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। 1 रुपया भाई तू भी ले ले, 500 रुपये का नोट मिला, 2 रुपये तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रही बात है, कोई बड़ा एरर नहीं आया, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं ऐसा सिनारियो जिसके अंदर क्या हो कि लोड करंट बहुत कम हो, अगर लोड करंट बहुत कम है, तो अगर लोड करंट बहुत कम है मतलब 2 एम्पेयर करंट फ्लो कर रही है और उसमें से 1 एम्पेयर करंट ये ले लेगा, तो ये तो बहुत बड़ा एरर हो गया। समझ में आ रही बात ये। तो 2 एम्पेयर में से 1 एम्पेयर अगर ये ले रहा है तो यानी कि 3 एम्पेयर। तो ये अगर स्मॉल करंट की बात करोगे तो ये वाला कॉम्बिनेशन हम लोग कभी प्रेफर नहीं करेंगे। तो कौन सा प्रेफर करेंगे, तब हम प्रेफर करेंगे ये वाला। अब इसको बड़े ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, दिस इज द मेन कॉज ऑफ एरर, यही तो मेन कॉज है एरर का। अब ये जो वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है ये किसकी वजह से ड्रॉप हो रहा है, V इक्वल टू IR यानी कि ICC इंटू RCC। अब RCC की वैल्यू मान के चलते 1 ओम है, ठीक है। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अब देखो अगर 1 ओम है और ICC, अगर ICC ये किसके बराबर है, ये है IL के बराबर, क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है। तो अगर लोड तुम्हारा 2 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, 2 एम्पेयर, समझ में आ रही बात ये। तो IL की वैल्यू 2 एम्पेयर है तो ICC की वैल्यू भी 2 एम्पेयर, ठीक है। और RCC तुम्हारा 1 ओम है, मान के चलते हैं 1 ओम भी मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, मान के चल रहे हैं जस्ट। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हुआ, 2 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हुआ। लेकिन जो लोड मैंने लगा रखा है, समझ में आ रही, वो लोड का वोल्टेज बहुत हाई है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो मान के चलते हैं ये है 200 वॉट, 200 वोल्ट। तो ऐसे केस में इस 200 वोल्ट में इस 2 वोल्ट का ड्रॉप बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो ये हम कब इस्तेमाल करेंगे ये वाला अरेंजमेंट, जब लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू द जो हमारा सीसी करंट कॉइल में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, हम ऐसे मेजरमेंट में इस सेटअप का इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे लोड करंट की वैल्यू बहुत ही मिनिमम हो। तो अगर लो करंट आ रहा है तो आप बी वाला सेटअप यूज़ करेंगे, अगर हाई करंट आ रहा है तो आप ए वाला सेटअप का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट आता है, फिफ्थ बात कर लेते हैं। पांचवा जो एरर आता है वो आता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मैंने लेक्चर्स लिए हुए हैं, जाके चेक कर सकते हो। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या होता है कि जो हमने जो हमारी कन्वेंशनल मैग्नेटिक फील्ड होती है उनके अलावा, ठीक है, समझ में आ रही बात है। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अलावा अगर कहीं एक्सटर्नल, कहीं बाहर से या किसी अनअकाउंटेबल
जगह से अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो उसको हम लोग स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं। तो मान के चलते हैं हमने कोई पीएमसी मेजरमेंट कर रहे हो या इसके अंदर जो मेजरमेंट कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब जो बाहर से कहीं से अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है तो इट विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस दी पॉइंटर मूवमेंट। समझ में आ रही बात ये? तो अब यहाँ पे दो केस पॉसिबल हैं जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है। कौन कौन से? या तो ये बाहर वाली जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ये सपोर्ट कर सकती है मेन फील्ड को, यानी कि जो फील्ड वॉटमीटर के अंदर बन रही है उसको सपोर्ट कर सकती है, और या फिर अपोज कर सकती है। अब अगर सपोर्ट करेगी तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गई अंदर की, सपोर्ट हो गई भाई, अंदर बन रही थी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल हो गई। तो अगर इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिल गए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ऐसे केस में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। तो ऐसे में वॉट मीटर क्या करेगा, 40 वॉट मीजर करना होगा, पर वो कितना 44 वॉट दिखाने लगेगा, मतलब रीड्स हाई। ऑब्वियस ही चीज़ है, क्योंकि डिफ्लेक्शन टॉर्क बढ़ जाएगा। आपको पता है किसी भी तरीके के ज़्यादातर जितने भी आप पढ़ोगे डिफ्लेक्शन टॉर्क जो टीडी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स पे डिपेंड करता ही करता है। तो जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना स्ट्रॉन्ग टॉर्क बनेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। वहीं पर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारा साथ नहीं देती है, मतलब अपोज कर रही है, तो अगर मेन फील्ड के अपोज में होगी तो ऐसे केस में क्या होगा, यानी कि इंटरनल जो मैग्नेटिक फील्ड है फाई इंटरनल माइनस फाई एक्सटर्नल हो गया। तो ऐसे केस में नेट फ्लक्स जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और नेट फ्लक्स रिड्यूस होने का मतलब जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो भी कम हो जाएगा। तो ऐसे में 40 वॉट अगर मेजर करना था तो वॉट मीटर कितना दिखाएगा, 36 वॉट ही दिखाने लगेगा, बिकॉज रीड्स लो। क्लियर हो गया? तो ये हो गया स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट। एंड लास्ट है टेम्परेचर एरर, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो कॉइल जो होती है फ्लक्स वीकनिंग हो जाएगा, कॉइल जो होती है उसकी उसकी भी एजिंग होने लगती है। तो ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो कई बार क्या होता है ना, पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये बता दिए कि इसमें से कौन सा एरर जो है वो वॉट मीटर के अंदर एग्जिस्ट करता है, या पूछ लेंगे कौन सा एरर जो है आपका इनमें से कौन सा एरर वॉट मीटर में नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं पेपर में, कई बार मैंने देखा आई हुई हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, आई होप समझ में आ गया होगा ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो आया था, इसीलिए मैंने उसको नोट कर रखा है यहाँ पे। कई बार पूछ लेता है कि अगर हम अपने वॉट मीटर को चाहते हैं कि उसके ऊपर ना तो पावर फैक्टर का असर पड़े लोड के, ना ही फ्रिक्वेंसी का असर पड़े, फ्रिक्वेंसी वेरिएशन का, तो ये क्या कैसे हो पाएगा? तो इसका सिंपल सा तरीका है। इसका मतलब समझ लो पहले कि मतलब हमने देखा ना कि भाई इसके अंदर भाई इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, इलेक्ट्रोडायनमो टाइप होते हैं, तो इंडक्टेंस काम कर रहा है पिक्चर के अंदर, ठीक है। अब इंडक्टेंस काम कर रहा है तो इंडक्टेंस फ्रिक्वेंसी पे अफेक्ट करता है, लोड जो है उसका पावर फैक्टर होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, फ्रिक्वेंसी पावर फैक्टर इन सब से सिस्टम अफेक्ट होता है वॉट मीटर की रीडिंग। तो अगर मान के चलते हैं कोई वॉट मीटर है 50 हर्ट्ज के लिए, मान के चलते हैं तुमने कैलिब्रेट करा है और उसको तुम 30 हर्ट्ज पे चला रहे हो, तो डेफिनेटली रीडिंग में दिक्कत आएगी। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा हम क्या कर दें कि वॉट मीटर हमारा फ्री हो जाए, ना तो पावर फैक्टर का असर पड़े ना ही फ्रिक्वेंसी वेरिएशन का। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो प्रेशर कॉइल इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इंडक्टेंस जीरो कर दो। यानी कि अगर हम लोग ये जो प्रेशर कॉइल ली हुई है इसका इंडक्टेंस जीरो कर पाए, ठीक है, कैसे कर पाएंगे ये जब लेक्चर पढ़ाऊंगा तो बताएंगे। इस पे अभी इतना ही क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको लिख लिया। तो अगर हम लोग इस इंडक्टेंस कॉइल का इस कॉइल का प्रेशर कॉइल जो है इसका इंडक्टेंस जो है उसको जीरो करने में कामयाब हुए, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर जीरो कर पाए तो ऐसे केस में जो हमारा वॉट मीटर होगा उसकी जो रीडिंग होगी वो फ्री फ्रॉम फ्रिक्वेंसी एंड पावर फैक्टर, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, तो वॉट मीटर का रेंज एक्सटेंशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है वॉट मीटर रेंज एक्सटेंशन। पहले समझ लो, मतलब क्या हुआ कि जैसे तुम्हारा कोई वॉट मीटर है, ये डिज़ाइन है 40 एम्पेयर तक के, 100 एम्पेयर तक के चलो करंट को मीज़र करने के लिए और 1000 वोल्ट को मीज़र करने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें मीज़र करना है 1000 एम्पेयर करंट, तो कैसे कर पाओगे? तो अभी मैंने जस्ट सब स्टेशन की सीरीज़ कंप्लीट करी है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। 33 लेक्चर्स मैंने उसमें कवर करे हैं और लगभग जितने भी मेजर कंपोनेंट है जो सब स्टेशन में यूज़ होते हैं वो सब के सब मैंने वहाँ पे कवर किए हुए हैं। एक बार जाके देखना, मज़ा आ जाएगा, मूवी की तरह तैयार करी है सीरीज़ मैंने। ओके, तो अब देखो ये कह रहे हैं कि वॉट मीटर जो है वो कैसे हम लोग उसको मीज़र कर सकते हैं। तो भैया देखो सिंपल सा है, अगर आपको 1000 एम्पेयर मीज़र करना है तो एक सिंपल सा तरीका क्या करो, इसको स्टेप डाउन कर दो, ठीक है, इसको स्टेप डाउन करो और 100 एम्पेयर को कन्वर्ट कर दो। मतलब हम क्या करें, जो करंट आ रही है इस करंट को स्टेप डाउन करके 100 एम्पेयर पे ले आएँ, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये कैसे करोगे, इस काम को करने के लिए हम यूज़ करेंगे सीटी का। तो करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके हम लोग करंट ट्रांसफार्मर को जब यूज़ करते हैं तो जो करंट कॉइल है सीसी, उसके अंदर जो फ्लो होने वाला करंट है उसको हम लोग स्टेप डाउन कर देते हैं बाय यूजिंग सीटी।
तो सीटी का इस्तेमाल करके हम लोग करंट को स्टेप डाउन करेंगे, एम मीटर की या सीसी की रेंज में ले आएंगे, और पीटी का इस्तेमाल करेंगे वोल्टेज को डाउन करने के लिए। तो अगर मान के चलते हैं हम 1000 वोल्ट मेजर कर सकते हैं और हमें मेजर करना है 33 केवी, तो क्या करेंगे 33 केवी को स्टेप डाउन करेंगे, 1000 की रेंज में लाएंगे, और ऐसा करने के लिए हम लोग पीटी का इस्तेमाल करेंगे। तो पीटी की मदद से हम लोग जो प्रेशर कॉइल यूज़ कर रहे हैं उसकी रेंज जो होगी उसी की रेंज में वोल्टेज को ले आएंगे। सो पीटी यूज़ करेंगे स्टेप डाउन करने के लिए हाई वोल्टेज को। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वॉट मीटर का रेंज एक्सटेंशन। बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं कि सर वॉट मतलब पेपर में पूछा गया है, यूथ पब्लिकेशन में मैंने कराए हैं कि कैसे हम लोग रेंज एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो सिंपल आपको ये दो चीज़ें करनी है, सीटी एंड पीटी का मदद से आप ये काम कर पाओगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, इसमें मैंने काफ़ी हद तक क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं जो पेपर में डायरेक्टली आए हुए हैं। अगर तुमने इतना छोटा सा ये वीडियो देख के चले गए, ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो इस टॉपिक पे आएंगे वो कवर कर लोगे। बाकी जो 3 फेज मेजरमेंट पे आते हैं कि कैसे हम लोग 2 वाट मीटर और 3 वाट मीटर, ये सब जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अगला कौन सा टॉपिक चाहते हो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको भी कवर करता रहूँगा। और पसंद आ रहा है, अगर इंपॉर्टेंट सीरीज अच्छी लग रही तो अपने फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। थैंक यू।